वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो हम फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। मैं दुल्हन बनी अपने पति के साथ स्टेज पर बैठी हुई थी। मैं बहुत नर्वस थी। मैं अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। शायद इसलिए मैं हद से ज़्यादा घबरा रही थी। मुझे लग रहा था कि सामने बैठे बाराती मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। देखो इस मोटी की किस्मत कैसी जगी है। एक खूबसूरत लड़का जो कि बहुत अमीर है, उसका नसीब बन चुका है। मुझे लग रहा था कि सब लोग सिर्फ मेरे बारे में ही बातें कर रहे हैं और बोल रहे हैं, उसे इस मोटी लड़की में आके नज़र ही क्या आया। यह सवाल तो मेरे मन में भी खुद से उस समय किया था जब मेरा रिश्ता आनंद से हुआ था। बहुत देर तक शीशे के सामने खड़ी मैं अपने पूरे शरीर को देखती रही, जो बिल्कुल बेढंग सा था। मैं इतनी सुंदर भी नहीं थी कि कोई मुझ पर फिदा होता। मैं एक साधारण शकल सूरत की लड़की थी और उस पर मेरा मोटापा मुझे इस कदर बदसूरत कर चुका था कि कोई भी आंख भर के मुझे देखता तक नहीं था। मेरे लिए तो कोई ठीक ठाक घर का रिश्ता भी आ जाता तो मेरी माँ खुशी से मेरी शादी कर देती। उस समय शायद मैं इतनी परेशान न होती जितनी कि आनंद से शादी होने पर हो रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे लिए किसी भी शहजादी का रिश्ता नहीं आएगा। लेकिन जब मेरे लिए आनंद का रिश्ता आया तब मेरे होश उड़ गए थे। आनंद अपनी माँ के साथ खुद मुझे देखने आया था। मुझे लगा था कि वह लोग मुझे देखते ही उठकर चले जाएंगे, जैसे कि अब तक मेरे आने वाले रिश्ते मुझे देखकर उठकर चले जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ था। वह लोग मुझे पसंद कर गए थे। सुनने में आया था कि मैं आनंद को बहुत पसंद आई हूँ। मुझे लगा शायद मेरे कानों ने कुछ गलत सुना है। मेरी छोटी बहन मुझे यह बता रही थी। उसने कहा था, दीदी आनंद को आप पसंद हो। यह कहकर उसने खुशी से मुझे गले लगा लिया और मैं आश्चर्य से उसे देख रही थी। यह कैसे मुमकिन था? न तो एक बहुत ही सुंदर और पैसे वाला था, न तो वह गरीब था, न उसमें कोई ऐसी कमी थी कि वह मुझ जैसी लड़की को पसंद करता। ना ही मैं कोई बहुत ज़्यादा अमीर थी कि वह लालच में यह सब करता। इस रिश्ते को लेके मेरे अंदर कई सवाल उठ रहे थे, क्योंकि मुझ में पसंद करने लायक कुछ नहीं था। उसकी जगह कोई मामूली शकल सूरत का गरीब लड़का भी मुझे पसंद करता तो शायद मुझे इतनी हैरानी न होती। खैर मेरी शादी भी जल्दी हो गई। अपनी शादी वाले दिन मैं बहुत नर्वस हो रही थी। न जाने क्यों मुझे यह सब अपनी खुशनसीबी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे बात कुछ और है। ज़रूर अंदर ही अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी मुझे खबर नहीं थी, क्योंकि मैंने आनंद के चेहरे पर एक पल के लिए भी मुस्कुराहट नहीं देखी थी। खुशी का ऐसा कोई रंग नहीं देखा था जो कि दूल्हे के चेहरे पर होता है। जैसे जैसे समय गुजर रहा था मेरा दिल डर के मारे कांप रहा था। हो सकता है कि उसके घर वालों ने ज़बरदस्ती मुझसे शादी तय की हो। पता नहीं वह मेरे साथ क्या सलूक करेगा। शादी का फंक्शन ख़त्म हुआ था और मैं विदा होकर बड़ी सी गाड़ी में बैठकर अपने ससुराल आ गई। उसका घर बहुत बड़ा था। जिस कमरे में मुझे बिठाया था वो भी बहुत बड़ा और सुंदर था। वैसे तो मेरी सास और ननद सभी मुझसे प्यार जता रही थीं। फिर मुझे कमरे में बिठाकर वह कमरे से बाहर चली गई। जैसे जैसे समय गुजर रहा था मेरा दिल न जाने क्यों डर के मारे कांप रहा था, क्योंकि मेरे साथ जब भी अच्छा होता था तो बस कुछ पल की खुशी मुझे देता था। उसके बाद हमेशा वही खुशी गम में बदलते देख ली है। बचपन से आज तक मेरे साथ ऐसा ही होता रहा था। हम 3 बहनें थीं और मैं सबसे बड़ी थी, लेकिन मेरे लिए आने वाले रिश्ते मेरी छोटी बहन को पसंद कर जाते और माँ की बातें मुझे सुननी पड़ती। अभी मैं सोच ही रही थी तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। आनंद मेरे कमरे में आया। उसके हाथ में दूध का गिलास था जो उसने टेबल पर रख दिया। मैं बिस्तर पर बैठी थी, नज़रें भी मेरी झुकी हुई थी। उस समय मैं नहीं जानती थी कि उसका व्यवहार मेरे साथ कैसा होगा। वह मेरे पास आकर बैठ गया, मुझे मुंह दिखाई की अंगूठी भी पहनाई। उसका व्यवहार वैसा ही था जैसा कि नए नवेले पति का होता है। मुझसे इधर उधर की बातें करने लगा, मेरी तारीफ भी की। अब मैं थोड़ा रिलैक्स होने लगी थी। फिर उसने मुझे दूध का गिलास दिया, कहने लगा, इसे पी लो। मुझे भूख तो नहीं थी, फिर भी मैंने
दूध का गिलास पीकर साइड टेबल पर रख दिया। फिर मैंने अपने कपड़े बदल लिए। जैसे ही मैं बिस्तर पर आई, मेरी आंखें नींद से बंद होने लगीं। मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी। वो मुझसे अभी बातें ही कर रहा था और मैं कुछ ही देर में गहरी नींद में सो चुकी थी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो बाथरूम से आवाज़ आ रही थी पानी की। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई। मेरा सिर अभी चकरा रहा था। मैंने सामने घड़ी की तरफ देखा तो 8 बज रहे थे। मेरी आंखों में अभी तक नींद का असर था। रात में मैं नींद में थी, लेकिन इतना जान चुकी थी कि वो मेरे साथ सब कर चुका है। बात का थोड़ा सा दुख तो हुआ कि आनंद ने सोते हुए ही मेरे साथ सुहागरात मना ली थी। अगर मैं गहरी नींद में सो गई थी तो आनंद को कम से कम सब्र रखना चाहिए था, लेकिन वह इतना बेसब्र था कि उसने सोते में ही सब कुछ कर लिया था। फिर मैंने खुद को समझा लिया, भाई वो मर्द है और उसके भी कुछ जज्बात थे। शादी की पहली रात कोई अपने आप को कैसे रोक सकता है। गलती मेरी ही थी जो मैं सो गई थी, लेकिन जैसे ही मैंने अपने बिखरे बालों को समेटना चाहा तो अपने हाथों पर नाखूनों की खरोंच देखकर मैं हैरान रह गई। खरोंचें मेरे पूरे शरीर पर मौजूद थीं, जैसे रात को मेरे साथ बड़ी बेदर्दी की गई हो। मेरे हाथ में पहनी चूड़ियाँ टूटकर मेरे हाथों को जख्मी कर चुकी थी। मैंने उठने की कोशिश की तो मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था। समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ शादी के नाम पर यह दरिंदगी क्यों की गई। मैं अभी इसी सोच में डूबी थी कि तभी बाथरूम से आनंद तौलिया से अपने बाल सुखाते हुए बाहर आ रहा था। मुझे देखकर उसने तौलिया मेरे ऊपर फेंक दिया। कहने लगा, जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ और यह तौलिया सुखा देना। मुझे अपने काम करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। उसके बात करने का अंदाज बहुत ही रुखा सा था। उसके बदले तेवर देखकर मैं सहम कर रह गई थी। उसका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। उसके बाद मैं ऐसी नींद में गई जैसे मुझे किसी ने नशा दिया हो और अब अपना ही शरीर मुझे जख्मी नज़र आ रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से उठकर तैयार होकर जब मैं नीचे उतरी तो मुझे अपना एक एक कदम चलना मुश्किल लग रहा था। नीचे सीढ़ियाँ उतरते ही हॉल में ही डाइनिंग टेबल रखा हुआ था, जिस पर नाश्ता लगा हुआ था। मैं नीचे उतरी, अपनी सास के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया और आनंद के बराबर बैठ गई। अभी मैं नाश्ता कर ही रही थी जब एक मोटा सा आदमी बड़े आराम से आकर मेरे साथ बैठ गया। उसे इस तरह अचानक से अपने बराबर बैठता देखकर मैं डर गई थी। वह मुझे देखकर अजीब से अंदाज में मुस्कुरा रहा था, अजीब नज़रों से देख रहा था। मेरी सास ने मुझसे कहा, यह आनंद का बड़ा भाई है, और फिर वह कहने लगी, यह आधा पागल सा है। यह सुनकर तो मैं और डर गई। उसकी हरकतें भी कुछ ऐसी ही थीं। फिर एक नौकर आया और उसके सामने 10 पराठे और एक कटोरा भरकर सब्जी रख दी। उसने अपनी तरफ रखा और उसी में खाने लगा। मैं हैरत से उसे देख रही थी। वह खाता जा रहा था। पूरी सब्जी उसके कपड़ों पर गिर रही थी, लेकिन वह ऐसे खा रहा था जैसे कि उसने कभी खाना देखा ही न हो। मैंने मुश्किल से ही चाय का एक कप पिया और उठकर खड़ी हो गई, लेकिन उस पागल आदमी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे दोबारा से कुर्सी पर बिठा दिया। मेरे अंदर से तो जैसे जान ही निकल गई थी। मुझे वैसे ही पागल लोगों से बहुत डर लगता था। वह कहने लगा, मेरे पास ही बैठी रहोगी, जल्दी से मुझे पानी दो, मुझे मिर्ची लग रही है। मैंने जल्दी से अपना हाथ उसके हाथ से छुटाया। मेरी सास यह देखकर हंसने लगी। कहने लगी, इसकी बात का इनकार मत करना, यह बहुत ज़िद्दी है। अगर कोई इसको किसी बात पर मना कर दे तो यह जुनूनी सा हो जाता है। हम भी उसके किसी काम को मना नहीं करते। मैंने आनंद की तरफ देखा, जो ऐसी लापरवाही से नाश्ता कर रहा था जैसे उसका मुझसे कोई रिश्ता ही ना हो। पानी का जग लिया और गिलास में पानी डालने लगी कि उसने जग मेरे हाथ से छीना और वैसे ही जग मुंह को लगाकर पीने लगा। उसके खाने पीने का अंदाज बिल्कुल जंगली जैसा था। वह जग से पानी पी रहा था और पानी उसके मुंह से बहकर उसके कपड़ों को भी भिगो रहा था। उसे देखकर ही मुझे घिन आ रही थी। रात को आनंद मुझे फिर दूध का गिलास देने लगा और बोला, यह पी लो। मैंने वह दूध का गिलास पकड़कर साइड पर रख दिया। मैंने कहा, इस दूध में क्या चीज़ है? मेरी बात सुनकर वह एकदम से चौंक गया था।
और बोला, क्या मतलब दूध है और क्या? मैंने कहा, कल इसे पीने से गहरी नींद आई थी, मैं चाहकर भी कल जाग नहीं पाई थी। वह हंसते हुए बोला, यह मेरी माँ ने दिया है। वह कहती हैं अगर औरत दूध पीकर सोए तो बच्चा सुंदर पैदा होता है और उन्हें अपना पोता या पोती बहुत ही सुंदर चाहिए। यह कहकर उसने दूध का गिलास मेरे होठों से लगा दिया। न चाहते हुए भी मुझे वह पीना पड़ा, लेकिन जैसे ही मैंने दूध पिया मुझे फिर से नींद आने लगी थी। कुछ ही देर बाद मैं गहरी नींद में सो चुकी थी। सुबह मेरा फिर से वैसा ही हाल था जैसा कि शादी की पहली रात हुआ था। मैं अपने अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस कर रही थी। मेरे गर्दन पर दांतों के निशान थे। उस समय मेरे कमरे में कोई भी नहीं था। तैयार होकर जब मैं बाहर आई तो हॉल में मेरा जेठ, मेरी सास और ननद नाश्ता कर रहे थे। आनंद कहीं भी नहीं दिख रहा था। अपने जेठ कर देखकर तो मेरा दिल ही नहीं चाहा कि मैं टेबल पर बैठकर नाश्ता भी करूं, लेकिन वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मेरी सास कहने लगी, आओ बैठो नाश्ता करो। मैं अपनी नंद के बराबर में बैठ गई। मेरा जेठ मुझे ही देख रहा था और खाना खा रहा था। मेरी सास और नंद नाश्ता कर चुकी थी, इसलिए उठकर चली गईं। मजबूरन मैं अकेली ही टेबल पर बैठी थी। फिर मेरे जेठ ने एक ऐसी बात मुझसे कही कि मैं हैरान रह गई। ऐसी बात कोई भी आदमी नहीं कर सकता था। यह बात तो बस पति जानता है या फिर वह लड़की, कोई तीसरा आदमी नहीं जान सकता। पर मेरा जेठ कैसे जानता था? अब वह मुझे देखकर हंस भी रहा था। मैंने सब कुछ वहीं छोड़ा और अपने कमरे में आकर बैठ गई। यह सोचने लगी कि रात को मुझे वो नशे वाला दूध क्यों पिलाता है। मैं उसकी पत्नी थी और वह मुझसे पूरा हक रखता था। वह मेरे होशो हवास में भी मेरे साथ संबंध बना सकता था। फिर मुझे नशे में रखने का क्या मकसद था? और फिर मेरे जेठ का ऐसी बात कह देना, वह बात जेठ तक कैसे पहुंची थी? मेरा सर बुरी तरह से चक्कर खाने लगा। मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। रात को जब आनंद ने मुझे दूध का गिलास दिया तो मैंने आज साफ मना कर दिया। मैंने कहा, आज मैं हरगिज़ यह दूध नहीं पीऊँगी। इसमें यकीनन नशे की चीज़। इतना सुनते ही आनंद गुस्से में कहने लगा, क्यों नहीं पियोगी? देखो, मैं बहुत ही जुनूनी टाइप का इंसान हूँ और तुम बिना नशे के मेरा जुनून सह नहीं सकती। तुमसे शादी करने का मेरा मकसद भी यही था। मैं जानता था कि कोई भी नाजुक शरीर की लड़की मेरी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकती, इसलिए मैंने तुमसे शादी की है। इसलिए चुपचाप से जो मैं कहता हूँ वो करो और चुपचाप यह दूध पियो। उसने दूध का गिलास मेरे मुंह पर लगाकर मुझे पिला दिया। मैंने कई बार कोशिश की कि मैं दूध का गिलास न पीऊँ, लेकिन उसने मेरी एक न चलने दी। ऐसे ही 15 दिन गुजर गए और मैं 15 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। अब मैं कहीं से भी मोटी नहीं लगती थी और मैं पीली सी होने लगी थी, क्योंकि हर रात एक जानवरों जैसा व्यवहार होता था मेरे साथ। हालांकि इस घर में हर काम के लिए नौकर थे, मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ता था। मुझे लगता था जैसे मेरा शरीर कमज़ोर होता जा रहा है। सीढ़ियाँ चढ़ने पर ही मेरी सांस फूलने लगती थी। धीरे धीरे भूख बिल्कुल मरती जा रही थी। दोपहर के समय मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी, तो मैंने अपनी सास से बोला, मम्मी जी, मुझे अपने साथ डॉक्टर के पास ले चलो। वह मुझे अपने साथ ले गई। डॉक्टर ने मुझे कुछ ताकत की दवाइयाँ दी और मेरे कुछ ब्लड टेस्ट लिए। उसके बाद आराम करने का बोल दिया। मेरी सास और ननद अच्छी थीं। वापसी पर मेरी सास कहने लगी कि मुझे मॉल से कुछ शॉपिंग करनी है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं मॉल में घूमूं। मैं गाड़ी में ही बैठी रही और सामने बने रेस्टोरेंट को देखने लगी। बहुत से लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे थे और कुछ वहाँ से निकल रहे थे कि तभी अचानक मेरी नज़र आनंद पर पड़ी। और जिस लड़की को मैंने आनंद के साथ देखा, उसे देखकर तो मैं अपने होश खो बैठी थी। वह दोनों गाड़ी से उतरे और रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। मेरी गाड़ी दूसरे मेन रोड पर थी। मेरी सास मॉल के अंदर जा चुकी थी। मैं गाड़ी से नीचे उतरी, रोड क्रॉस किया और उस रेस्टोरेंट में चली गई जहाँ पर आनंद और वह लड़की गए थे। जहाँ वह बैठे थे, दोनों की मेरी तरफ से पीठ थी। मैं खामोशी से पिछली सीट पर बैठ गई।
जो बातें मैंने उनके मुंह से सुनी, वह सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया था। अब मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिल गया था। आनंद ने मुझसे शादी क्यों की थी? क्या मकसद था उसका? यह मैं जान चुकी थी। यह सच मेरे लिए इस कदर तकलीफ देने वाला था कि मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं खामोशी से उठकर रेस्टोरेंट से बाहर आ गई। रोड पर जहाँ मेरी सास की गाड़ी खड़ी थी, ड्राइवर और मेरी सास गाड़ी के पास खड़े मुझे ही ढूंढ रहे थे। मैंने रोड क्रॉस किया और गाड़ी में आकर बैठ गई। अब भी मेरे आंसू बह रहे थे। मैं घर वापस आ गई, किसी से भी कोई बात नहीं की और कमरे में आकर बैठ गई। रात को जब आनंद मेरे कमरे में आया, उसने मुझे दूध का गिलास दिया तो मैंने उसके हाथ से पकड़ लिया। मैंने कहा, मैं अपनी दवाई बाहर भूल गई हूँ, हॉल में ही होगी, मुझे वो ला दो, मैं दूध के साथ ही खा लूँगी। तो वो मेरी बात मान गया। जैसे ही आनंद कमरे से बाहर गया, मैं बेड से खड़ी हुई और दूध खिड़की से बाहर फेंक दिया। मेरे कमरे की खिड़की बाहर खुलती थी और अपने पास से एक मिल्क पैक निकालकर गिलास में डाल लिया। मुझे यह देखना था कि आनंद रात को मुझे नशे का दूध पिलाकर मेरे साथ क्या करता है। जब आनंद कमरे में आया तो मैंने उसे मुस्कुराकर देखा। उसने दवाई मुझे दी और बोला, लो अपनी दवाई। मैंने अपनी दवाई दूध के साथ ली और उसके बाद बेड पर लेट गई और ऐसा दिखावा करने लगी जैसे मैं नींद के नशे में जा चुकी हूँ। कुछ देर बाद आनंद कमरे से बाहर जा चुका था। मुझे वह बातें याद आने लगीं जो रेस्टोरेंट में मैंने आनंद और उस लड़की के मुंह से सुनी थी। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी छोटी बहन थी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरी छोटी बहन आनंद मेरी बहन से कह रहा था कि वह यह ड्रामा अब और ज़्यादा नहीं कर सकता। मेरी बहन कहने लगी, देखो, जो काम तुम मेरी बहन के साथ कर रहे हो, उस हिसाब से वह बस कुछ ही महीने ज़िंदा रह सकती है, उससे ज़्यादा नहीं, फिर हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। वह कहने लगा, मुझे तुम्हारी मोटी बहन को देखकर घिन आती है। मुझ जैसा खूबसूरत नौजवान किस तरह ऐसी लड़की को बर्दाश्त करता है, यह मैं ही जानता हूँ। तुम खुद को देखो, तुम कितनी खूबसूरत और हसीन हो। बस मेरी मजबूरी यह है कि तुम्हें पाने के लिए मुझे उसे अपनाना पड़ा। मेरी बहन मुस्कुरा के बोली, मैं जानती थी कि मेरी माँ कभी भी मेरी बड़ी बहन को छोड़कर मेरी शादी नहीं करेगी, क्योंकि उसे छोड़कर माँ एक बहन की शादी कर चुकी है और अब माँ ने पक्का इरादा कर लिया था कि जब इस मोटी की शादी होगी तभी मेरी शादी होगी। और फिर तुम मुझसे उम्र में बड़े भी थे। मेरी माँ तो साफ मना कर देती और फिर मैं जितनी खूबसूरत हूँ, मेरे लिए रिश्तों की कमी नहीं होती। इसलिए मैंने सोचा, चलो, मेरी बहन वैसे तो किसी काम की नहीं, अगर वह मेरे काम आ सकती है तो क्या बुराई है। कुछ महीनों में वो मर जाएगी और फिर तुम अपना रिश्ता मेरे लिए भेज देना। फिर इस रिश्ते के लिए मना नहीं करेगी और मैं भी जिद करके माँ को मना ही लूँगी। मैं अपनी बहन की बातें सुनकर हैरान थी। उसने मुझे अपनी शादी करने के लिए इस्तेमाल किया था। मैं बेड पर आंखें बंद करके लेटी हुई थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। जो मेरे कमरे में दाखिल हुआ उसे देखकर मैं एकदम से उठकर बैठ गई। वह मेरा जेठ था, आधा पागल इंसान। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और मुस्कुराते हुए मेरे पास आने लगा। मैं जल्दी से खड़ी हो गई। मैंने कहा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मेरे पूछने पर वह कहने लगा, रोज़ मेरा भाई मुझे ही तो तुम्हारे पास भेजता है, कहता है जाओ ऐश करो। मैंने कहा, निकलो मेरे कमरे से बाहर। लेकिन वह बाहर जाने के बजाय मेरे पास आने लगा। क्यों बाहर जाऊं? मुझे तो मेरे भाई ने भेजा है और रोज़ मैं ही तुम्हारे पास आता हूँ, तो आज बाहर क्यों जाऊं? तुम्हारे साथ रहकर मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं खुद ही कमरे से बाहर जाने लगी तो वह मेरे सामने खड़ा हो गया। बोला, तुम कमरे से बाहर नहीं जा सकती। मैंने कहा, अगर तुम पीछे नहीं हटे तो मैं शोर मचा दूंगी। मेरा यह कहना था कि उसने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे धकेलकर बेड पर ले गया। मैं इस कदर कमज़ोर हो चुकी थी कि अपने बचाव के लिए हाथ पैर भी नहीं चला सकी। रात भर उस इंसान ने मेरे साथ जो किया, मैं रोती रही, लेकिन उस इंसान के अंदर तो जैसे कोई जंगली जानवर था। सुबह होते ही वह मेरे कमरे से बाहर निकल गया था। मेरा दिल चाहता कि मैं खुद को ख़त्म कर लूँ। मेरी बहन भी तो यही चाहती थी कि मैं मर जाऊँ।
अपने फ़ायदे के लिए उसने मेरी ज़िंदगी नरक बना दी थी। मैं यही सोच रही थी कि तभी मेरे फ़ोन पर डॉक्टर का फ़ोन आया। उन्होंने बताया तुम्हारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, तुम्हें स्लो पॉइज़न दिया जा रहा है जो कि तुम्हारे शरीर में फैलने लगा है। अगर उसका इलाज नहीं करवाया तो तुम मर सकती हो। मर तो मैं गई थी। मेरी छोटी बहन ने, जिसे मैं मासूम सी बच्ची समझती थी, उसने कितना भयानक खेल खेला मेरे साथ। हम 3 बहनें थीं। मेरी एक बहन की शादी हो चुकी थी। प्रिया सबसे छोटी थी और उसने यह कैसी भयानक चाल मेरे साथ चली थी। मुझे एक बार बता देती तो मैं उसकी शादी आनंद से करवा देती। मेरे अंदर तो वैसे भी शादी करने का कोई अरमान ही नहीं बचा था। मैं अपनी माँ के साथ अपनी ज़िंदगी काट लेती, लेकिन प्रिया ने मेरा रिश्तों से भरोसा ही उठा दिया था। मैंने अपना सामान पैक किया और खामोशी से एक एनजीओ में चली गई और लोगों की सेवा करना अपने जीने का मकसद बना लिया। मैं नहीं जानती थी कि मेरी बहन ने आनंद से शादी की या नहीं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। मगर मैं सोचती हूँ जो पाप और जिल्लत की ज़िंदगी मैं वहाँ गुजार रही थी वह अब और नहीं गुजार सकती। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। तो मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी।